वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। अभी ये क्लासेस हमारी हिंदी मीडियम में है और बहुत जल्दी हम इस पे इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी अपलोड करेंगे। अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज सेवा और जन सेवा या जन कल्याण के कार्य करने के लिए स्थापित की जाती है। यानी जो संस्थाएं समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों के लिए स्थापित की जाती है उन्हें हम अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, तो अलाभकारी संस्था का डेफिनेशन अपन यहाँ से बता सकते हैं, मीनिंग बता सकते हैं कि अलाभकारी संस्था का मतलब क्या है। ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज सेवा और जन कल्याण के कार्य करने के उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है। अलाभकारी संस्थाओं में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। साहित्यिक संस्थाएं जो साहित्यिक गतिविधियों में लगी हुई होती हैं, साहित्यिक कार्य करती है, साहित्य को समाज सेवा से संबंधित होती है। जैसे कोई क्लब वगैरह होते हैं, उन पे कोई नाटक वगैरह प्ले करते हैं। ठीक है, सामाजिक जागरूकता से संबंधित कुछ कार्य करते हैं। खेलकूद क्लब होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, शिक्षण संस्थाएं होती है। कला सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। और इसके बाद में कला एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए बनाई गई संस्थाएं यहाँ पर आती हैं। श्रमिक यूनियन, पुस्तकालय, धर्मशाला आदि ये सारी की सारी अलाभकारी संस्थाओं से संबंधित है। यहाँ पर एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है। आई थिंक मैसेज वाली बात क्लियर है, मैसेज आवाज सबके पास आ रही है। जिन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज सुनाई में दे रही है वो एक बार वॉइस का मैसेज टाइप कर दीजिए तो कंफर्म हो जाए कि मेरी वॉइस प्रॉपर वे में आप तक पहुंच रही है। एक बार वॉइस का मैसेज टाइप कर दीजिए जिनको भी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, क्लियर। ओके, ऑल राइट, आई थिंक मेरे यहाँ से बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जिनका आवाज नहीं आ रहा है जिनके पास, वो अपने सिस्टम को एक बार चेक कर लें। ओके, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अलाभकारी संस्थाओं में किस किस को शामिल करते हैं ये हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद में इसके अलावा वर्तमान में पेशेवर व्यक्ति होते हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति जो होते हैं, उनको भी हम समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उनको भी हम अलाभकारी संस्थाओं में शामिल करते हैं। यानी कि ये भी वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय नहीं करते हैं, उनका क्रय विक्रय नहीं करते हैं, बल्कि सेवाएं देने का काम करते हैं। तो जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्चर है, ये सब क्या करते हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अपनी बौद्धिक और पेशेवर योग्यताओं के कारण धन उपार्जन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट नॉलेज होती है, अनुभव होता है, और उस अनुभव का प्रयोग ये क्या करते हैं, सेवाएं देने में करते हैं। यानी लोगों को सेवाएं देने का काम करते हैं। इन व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहारों की पृथक प्रवृत्ति होती है, यानी कि ये अलग नेचर के व्यवहार होते हैं। इनको एक जो लाभकारी संस्था होती है जो लाभ कमाने के लिए काम करती है, जिनके लिए हम एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये तो उन संस्थाओं के लिए होता है जो लाभ कमाने का उद्देश्य रखती है। लेकिन जो संस्थाएं लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रखती है उनके लिए जो व्यवहार होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। अतः इन पेशेवर व्यक्तियों द्वारा जो हिसाब किताब रखे जाते हैं उन्हें हम पेशेवर व्यक्तियों के लेखे कहते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था अलाभकारी संस्थाओं के बारे में। अब बात करते हैं अलाभकारी संस्थाओं की कुछ विशेषताएं हैं बच्चों। तो अलाभकारी संस्थाओं की क्या विशेषताएं होती है,
इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कि इन संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों से क्या होता है बच्चों, इनका पृथक अस्तित्व होता है, बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होते हैं। सेवा भावना का ये कार्य करते हैं। कल्याणकारी कार्यों से इनकी कुशलता की जांच होती है। इन संस्थाओं की अगर कुशलता की जांच करनी हो तो वो हमें कल्याणकारी कार्यों से पता चलती है कि इनके द्वारा कौन कौन से कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। इनके जो इनकम के स्रोत होते हैं बच्चों, कोष के जो स्रोत होते हैं, वो सामान्य सदस्यों, सरकार या अन्य स्रोतों से प्राप्त धन से कोष उत्पन्न होते हैं। यानी कि जैसे इनको सदस्यों से एक तो चंदा प्राप्त होता है, दान प्राप्त होता है, ठीक है। किसी प्रकार का सदस्य, कोई पहली बार कोई सदस्य बनता है किसी संस्था में तो उससे हम प्रवेश शुल्क लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से सहायता मिलती है। तो ये कुछ इनकम के संसाधन होते हैं जिनसे इनको इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। अब विस्तार में कौन कौन से होते हैं वो सारी चीजें अपन आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन यहाँ पर देखते हैं कि इन संस्थाओं की जो आय के स्रोत होते हैं वो विभिन्न स्रोतों से जो धन प्राप्त होता है उनसे कोष बनाकर ये करते हैं। और फिर ये संस्थाएं क्या करती है, इन कोषों का पुनर्निवेश करती है। ये संस्थाएं अपनी आय को पुनः कल्याणकारी कार्यों में लगा देती है और सदस्यों में इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे एक साझेदारी फर्म होती है, आप साझेदारी फर्म के बारे में जानते हैं। साझेदारी फर्म जो होती है वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक एकल व्यापार होता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें क्या होता है, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो उस ऑनर की कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब लेकिन ये जो संस्थाएं होती है, इन संस्थाओं में जो है, इन संस्थाओं में जो होता है, ये इनकी जो आय होती है उस आय का ये जो है बंटवारा नहीं करते हैं। और इनका जो प्रबंध होता है बच्चों, वो इनके द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्ति होते हैं, जो बहुत सारे सदस्य हैं उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके एक कमेटी वगैरह बना लेते हैं और उसी से इनका जो है संचालन किया जाता है। तो ये थी हमारी अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं। अब बात आती है अलाभकारी संस्थाओं के लेखे रखने की जरूरत क्यों है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि अलाभकारी संस्थाओं के लेखे रखने चाहिए। तो देखो, अलाभकारी संस्थाओं के लेखे रखने की आवश्यकता क्यों होती है। सामान्यतः ये संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं होती, ठीक है। मेन क्या है, इनका लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो भी कोष प्राप्त किए जाते हैं और जो भी इनके द्वारा खर्चे किए जाते हैं उनका अंतर निकाला जाता है। यानी कि इनकी जितनी भी आय प्राप्त हुई है और जितने भी खर्चे इन्होंने किए हैं उनका डिफरेंस निकाला जाता है, जिसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि इन संस्थाओं की कितनी तो बचत हो रही है और कितना इनको घाटा हो रहा है। न्यूनता यानी घाटा हो रहा है, घाटे को हम डेफिसिट बोलते हैं। तो कितनी बचत उत्पन्न हो रही है या कितना घाटा हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने को इनके लेखे रखने पड़ते हैं। जैसे एक लाभकारी संस्था होती है, लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करनी है, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसलिए वो लेखे रखते हैं। उसी प्रकार अलाभकारी संस्थाएं भी ये जानना चाहते हैं कि उनके पास जितनी इनकम आई है और जितना खर्चा उन्होंने किया है उसका कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो वो चीज चेक करने के लिए इनके द्वारा लेखे रखे जाते हैं। प्रतिदिन संस्था के लेन देनों को पुस्तकों में लिखने से उनकी तरल स्थिति ज्ञात हो जाती है। तरल स्थिति का मतलब होता है बच्चों, कैश की स्थिति पता चलती है, यानी कि उनके पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है, जिससे वो संस्था के कार्यों को पूरा कर सकें। तो इसकी स्थिति की जानकारी लेने के लिए उनको लेखा पुस्तकों में लेन देन रखने पड़ते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है और उसकी समय समय पर वो क्या कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। तो उनके पास ये पता रहना चाहिए कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना उनके पास कोष उपलब्ध है, ताकि जो संस्था के कार्य हैं, अलाभकारी संस्था के जो कार्य हैं, कल्याणकारी कार्य हैं, उन कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए और उसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता हो उस धन की पूर्ति कर सके। इन संस्थाओं के लेखे रखने में इन्हें अपनी संपत्ति और दायित्व का पता चलता है। यानी कि अगर इन संस्थाओं के लेखे रखते हैं तो हमें पता चल जाता है इन संस्थाओं के पास कितनी तो संपत्तियां हैं और कितने दायित्व है, जिससे इन्हें पूंजी कोष की जानकारी भी प्राप्त होती रहती है। यानी इनका कैपिटल फंड कितना है ये भी पता चलता रहता है और कैपिटल फंड में अगर कोई कमी हो रही है तो उसका सुधारात्मक उपाय किया जा सकता है। तो ये था बच्चों अपना अलाभकारी संस्थाओं के लेखे रखने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न होती है।
तो देखिए क्लास को आप ध्यान से इजीली अच्छे से सुनते हुए चलेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और काफी सारा मटेरियल आपको इस क्लास के अंदर मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। बाकी क्लास को अगर आप चाहें तो इसके नोट्स वगैरह अपनी कॉपी में बना सकते हैं और साथ के साथ इनको पढ़ सकते हैं। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लाभकारी संस्थाओं और अलाभकारी संस्थाओं में अंतर। तो देखिए क्या है इन दोनों में अंतर। अब देखो अंतर वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो अपने को 3 तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम को जो है पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए है, यानी हमारा जो मेन टारगेट इसके अंदर है। वैसे तो ये क्लास सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर मेन टारगेट है वो है एक तो क्लास 12th और एक सीए फाउंडेशन। उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अलाभकारी संस्थाओं का जो अंतर होता है वो 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप 1 लाइन में उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 मार्क्स से ज्यादा का आता है, 2 मार्क्स का आता है, 2 अंक का क्वेश्चन आता है, तो आप टेबल बनाकर इस तरह से लिखेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले अंतर का आधार लिखना होगा, फिर आपको लाभकारी या व्यापारिक संस्थाएं लिखनी होंगी, यानी ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के लिए काम करती है, ठीक है, और अलाभकारी संस्थाएं इधर लिखेंगे। तो अगर आपसे 1 से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाकर उसका आंसर लिखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी एक पॉइंट को आधार बनाकर पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया कि मूल उद्देश्य के आधार पर लाभकारी संस्थाओं और अलाभकारी संस्थाओं में क्या अंतर है, मतलब किसी एक अंतर के आधार को उन्होंने क्या बना लिया, बेस बना लिया और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे पूछ लिया कि स्वामित्व के आधार पर लाभकारी और अलाभकारी संस्थाओं में क्या अंतर है, तो किसी एक पॉइंट को आधार मानकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इनको विस्तार से हम पढ़ते हैं डिटेल में 1 बाय 1 करके। तो देखो सबसे पहले है हमारा मूल उद्देश्य। तो आप जानते हैं जो लाभकारी संस्थाएं होती है उनका मूल उद्देश्य होता है बच्चों लाभ कमाना, यानी उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। इनका मूल उद्देश्य समाज सेवा करना होता है। किसका मूल उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, अलाभकारी संस्थाओं का, यानी कि इनका काम जन कल्याणकारी कार्य करना होता है। तो ये पहला अंतर हो गया मूल उद्देश्य के आधार पर। लाभकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, और अलाभकारी संस्थाएं जो काम करती है वो समाज सेवा के लिए कार्य करती है। स्वामित्व की अगर बात करें तो इसमें जो लाभकारी संस्थाएं होती है उसमें स्वामित्व यानी मालिकाना हक जो होता है, यानी उनका जो ऑनर होता है वो व्यक्ति होता है जो उस व्यापार में क्या लगाता है, पूंजी लगाता है। यानी जो भी व्यापारी, जो भी व्यक्ति जिस व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं उनका स्वामित्व उन्हीं व्यक्तियों के पास होता है। और अलाभकारी संस्थाओं में स्वामित्व उन व्यक्तियों का होता है जो व्यक्ति उस पूंजी कोष में क्या लगाते हैं, धन लगाते हैं। यानी जिन संसाधनों से अपने को जो भी पैसा मिलता है वो पैसा जिन जिन लोगों से मिला है वो सारे व्यक्तियों के हाथों में उसका स्वामित्व होता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उन संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के हाथों में उस संस्था का स्वामित्व होता है, यानी कि उस संस्था के जो ऑनर होते हैं वो सदस्य होते हैं। जैसे अपन कहें किसी लाइब्रेरी के, पब्लिक लाइब्रेरी होती है जहां पर स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो जितने भी मेंबर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वही एक तरह से उसके एक्चुअल मेंबर होते हैं, ऑनर होते हैं, क्योंकि उन्हीं के फंड से वो इंस्टीट्यूशन चलता है। जैसे अपन किसी स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं तो स्कूल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो उसके वो मेंबर्स हैं और वही उसके क्या होते हैं, एक तरह से ऑनर्स होते हैं। आर्थिक स्थिति का पता अगर लगाना है तो देखिए लाभकारी संस्थाएं जब अपनी इकोनॉमिक पोजीशन का पता लगाती है, आर्थिक स्थिति का चित्रण करती है, तो आप जानते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, लाभानी खाता एक बनाते, सॉरी व्यापार खाता बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं व्यापार खाते को, और लाभानी खाता बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और इसके बाद में बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये कौन बनाता है, ये बनाते हैं प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं। और जो संस्थाएं प्रॉफिट नहीं कमाती है वो क्या क्या बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाती है, आयव्यय खाता बनाती है, और स्थिति विवरण बनाती है, यानी बैलेंस शीट बनाती है।
तो ये है हमारे 3 अंतर लाभकारी संस्थाओं के और सॉरी अलाभकारी संस्थाओं के। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिफल के आधार पर। तो देखिए प्रतिफल के आधार पर अगर हम बात करें तो इन संस्थाओं के क्रियाकलापों का प्रतिफल शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होता है। ठीक है, यानी जो संस्थाएं लाभ कमाने के लिए काम करती है उनका जो फाइनल अकाउंट्स का आउटपुट होगा, उनकी जो क्रियाएं होती है, व्यवसाय में जो भी कार्य होता है, उसका प्रतिफल क्या होगा? उसका प्रतिफल होगा बच्चों नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जो संस्थाएं लाभ कमाने के लिए काम नहीं कर रही है, उनके जो क्रियाकलाप होंगे, उनके जो ट्रांजैक्शंस होंगे, उनके जो व्यवहार होंगे, उन व्यवहारों का जो प्रतिफल होगा वो सरप्लस या डेफिसिट कहलाएगा। सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। आधिक्य कोष की बात करते हैं, सरप्लस फंड। इसमें आय का व्यय पर आधिक्य शुद्ध लाभ होता है, यानी कि आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तो वो होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी इनकम एक्सपेंसेस से कम है तो वो होगा आपका लॉस। तो प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें जो आय का व्यय पर आधिक्य होता है, आय का व्यय पर जो आधिक्य होता है यानी आपकी जो इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं सरप्लस। और उस सरप्लस को हम क्या करते हैं? संस्था की कल्याणकारी योजनाओं में वापस क्या कर देते हैं? विनियोजित कर देते हैं। आई थिंक आपको यहां तक की बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। फिर भी किसी पॉइंट में आपको डाउट लगे तो आप उसका कमेंट डाल सकते हैं। कोष प्राप्ति स्वामियों द्वारा लगाई गई पूंजी से कोष की प्राप्ति होती है, यानी कि जो प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं हैं उनको फंड कहां से मिलेगा? उनके जो मालिक हैं, उनके जो ऑनर है, वो जो व्यापार में पैसा लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, उससे उनको कोष की प्राप्ति होगी। अन्य संसाधन भी होते हैं जिनसे उनको कोष की प्राप्ति होती है, लेकिन इन व्यापारियों को, इन व्यापार को सबसे ज्यादा जो फंड मिलता है वो अपने स्वामियों से मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी व्यापारी अपने पास से पैसा लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, उसे लोन भी लेना पड़ सकता है व्यापार के लिए। अब बात करते हैं अलाभकारी संस्थाओं में सदस्यों द्वारा या बाहरी व्यक्तियों द्वारा जो भी चंदा यानी सब्सक्रिप्शन, फीस, शुल्क, दान आदि के रूप में जो भी कोष प्राप्त होता है, उससे इनको क्या होती है? कोष की प्राप्ति होती है। तो यह था बच्चों अपना लाभकारी और अलाभकारी संस्थाओं में अंतर। इसके बाद में हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों अलाभकारी संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली पुस्तकें। तो देखिए अलाभकारी संस्थाओं द्वारा सबसे पहली जो पुस्तक बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं रोकड़ बही या कैश बुक। ठीक है, सबसे पहली पुस्तक होती है कैश बुक। इन संस्थाओं द्वारा अपने हिसाब किताब रखने की मूल और महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है बच्चों कैश बुक, जिसमें यह संस्थाएं अपने दिन प्रतिदिन के रोकड़ व्यवहारों का क्या करती है बच्चों? लेखा करती है। यानी रोकड़ व्यवहारों का मतलब होता है कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड करती है, अपनी तरल स्थिति का प्रदर्शन करती है, यानी इनकी जो लिक्विड पोजीशन है उस लिक्विड पोजीशन का ये क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद में है बच्चों स्टॉक रजिस्टर। ठीक है, स्टॉक रजिस्टर भी ये मेंटेन करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा अपने भौतिक संपत्तियों और दीर्घकालीन उपयोगी सामग्री को एक रजिस्टर में दिखाया जाता है। मतलब जो क्लब होते हैं, स्कूल होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, इनके पास जितनी भी भौतिक संपत्तियां होती है उन संपत्तियों को या दीर्घकालीन जो उपयोगी सामग्री है उसको क्या करते हैं? ये रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अपन स्कूल के बारे में बात करें, स्कूल भी एक तरह का एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अलाभकारी संस्थाओं के लिए काम करते हैं। तो इनके पास जितने भी संसाधन होंगे, जितनी टेबल्स होंगी, जितनी चेयर्स होंगी, फैन कितने लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स कितनी लगी हुई है, उन सब का ये क्या करते हैं? स्टॉक मेंटेन करते हैं और उन सबको एक रजिस्टर में लिखते हैं जिसे बोलते हैं स्टॉक रजिस्टर, ताकि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सके। इनको कब खरीदा था, इनकी परचेजिंग डेट है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा था, उनका प्राइस क्या था, उनके रेट क्या थी, तो वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती है। इसके बाद में आता है बच्चों सदस्यता रजिस्टर, यानी जिसे हम बोलते हैं मेंबरशिप रजिस्टर। तो मेंबरशिप रजिस्टर जो होता है इन संस्थाओं के नियमित सदस्य होते हैं। ठीक है, इन सदस्यों का लेखा एक पृथक रजिस्टर में होता है। मेंबरशिप रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैसे अगर अपन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टूडेंट्स का क्या होता है, रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है। जो टीचर्स होते हैं उनका भी अटेंडेंस रजिस्टर होता है। तो वो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वही मेंबरशिप रजिस्टर होता है। तो इन संस्थाओं के नियमित सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का लेखा एक अलग से रजिस्टर में करते हैं, जिसमें सदस्यों के संबंध में पूर्ण जानकारी, उनका नाम, पता, टेलीफोन वगैरह सारी सूचनाएं लिखी हुई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अपन एक टॉपिक और लेंगे बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक अपन लेंगे, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरण कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो देखिए, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरण जो बनाए जाते हैं उनमें जो मुख्य रूप से है, सबसे पहले है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है बच्चों, वो रियल अकाउंट होता है, यानी वास्तविक खाते की प्रकृति का एक खाता होता है। इसके बाद में होता है आयव्यय खाता। आयव्यय खाता जो होता है बच्चों, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहलाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि अवास्तविक प्रकृति का खाता होता है। इसके बाद में बैलेंस शीट होती है, और बैलेंस शीट के अंदर आप जानते हैं आपके रियल और पर्सनल दोनों तरह के अकाउंट्स इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाभकारी संस्था जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो उनमें यहाँ पर 3 नाम अपने को लेने हैं। सबसे पहले है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और साथ में इसका नेचर भी ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति बताइए। इसी तरह से दूसरा अकाउंट है हमारा आयव्यय खाता, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं बच्चों। इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी इसके अंदर अपन एक तरह से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। वैसे तो जो प्रॉफिट लॉस निकलता है उसको सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं, लेकिन निकालते तो अपन एक तरह से प्रॉफिट लॉस ही, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट होता है। बैलेंस शीट के अंदर हम कैपिटल फंड और लाइबिलिटीज का असेट्स के साथ रिलेशन दिखाते हैं कि कितनी हमारी असेट्स है और कितनी हमारी लाइबिलिटीज है। तो ठीक है बच्चों, ये है हमारी आज की क्लास, पहली क्लास है फर्स्ट चैप्टर की। इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी टॉपिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। एनसीईआरटी जो हमारी बुक है उस बुक के हम इलस्ट्रेशंस पहले करेंगे, और उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।